ये एक ऐसी कहानी है जहां चमत्कार और विवाद ना दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सोचिए, एक तरफ एक परिवार है जो एक नई जिंदगी का जश्न मना रहा है और दूसरी तरफ पूरा देश इस बात पर बहस कर रहा है कि क्या ये जन्म कानूनी तौर पर सही है भी या नहीं। ये कहानी है सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई की। सिद्धू के पिता बलकार सिंह के इन शब्दों को सुनिए। इसमें दर्द भी है और एक अजीब सी खुशी भी। उनके लिए ये नया बच्चा सिर्फ एक बेटा नहीं है, बल्कि ये उनके खोए हुए बेटे शुभदीप यानी सिद्धू मूसेवाला की वापसी है। तो इस पूरे विवाद को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, टाइमलाइन को समझते हैं। मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला की दुखद हत्या हुई। इसके करीब 2 साल बाद फरवरी 2024 में उनके माता पिता ने अनाउंस किया कि वो एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, और फिर मार्च में एक बेटे का जन्म हुआ जिसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक परिवार का ये पर्सनल चमत्कार कानून की नज़र में अवैध हो सकता है? क्या इस परिवार की खुशी के पीछे कोई कानूनी पिंच फंसा हुआ है? सवाल ये है कि इतनी ज्यादा उम्र में ये जन्म आखिर मुमकिन कैसे हुआ। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके पीछे की साइंस को थोड़ा खंगालना होगा। ये सब मुमकिन हुआ एक टेक्नोलॉजी की वजह से जिसका नाम है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां फर्टिलाइजेशन मतलब एग और स्पर्म का मिलना शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाहर एक लैब में होता है। तो लोग IVF की तरफ जाते क्यों हैं? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होता है तो कभी महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इस कहानी में सबसे अहम है वो है उम्र। 45 साल की उम्र के बाद महिलाओं के लिए नेचुरली कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये IVF का प्रोसेस मोटा 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले माँ के शरीर से एग्स निकाले जाते हैं। फिर लैब में हर एग को एक स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है और आखिर में उस तैयार एम्ब्रियो को वापस माँ के गर्भ में डाल दिया जाता है ताकि वो वहाँ आराम से बड़ा हो सके। लेकिन एक मिनट, जरूरी नहीं कि वो एम्ब्रियो हमेशा बायोलॉजिकल माँ के ही गर्भ में जाए। और यहीं से हम असिस्टेड रिप्रोडक्शन की एक और दुनिया में कदम रखते हैं। इसे कहते हैं सरोगेसी। ये बेसिकली एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक दूसरी महिला, जिसे सरोगेट मदर कहते हैं, वो किसी और कपल के लिए बच्चे को अपने गर्भ में पालती है और जन्म देती है। और सरोगेसी इंडिया में कोई नई चीज नहीं है, खासकर सेलिब्रिटीज के बीच। शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, आमिर खान, प्रीति जिंटा, लिस्ट काफी लंबी है जिनके बच्चे सरोगेसी के जरिए इस दुनिया में आए हैं। तो हमने साइंस तो समझ ली, अब आते हैं इस कहानी के सबसे पेचीदा हिस्से पर, इसका कानूनी एंगल जो इस पूरी बहस की जड़ है। भारत में IVF और सरोगेसी जैसी टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए 2021 में एक कानून बनाया गया था। इसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट या शॉर्ट में ART एक्ट कहते हैं। इसका मकसद सीधा है, पेरेंट्स, डोनर्स और बच्चे सबके अधिकारों की रक्षा करना और किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल को रोकना। और यहीं से डिटेल्स बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। बच्चे के जन्म के वक्त सिद्धू मूसेवाला की माँ चरण कौर जी 58 साल की थी और उनके पिता बलकार सिंह जी 60 साल के थे। ये दोनों नंबर, जैसा कि हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा अहम है। और बस यहीं पर सारा मसला शुरू होता है। देखिए, भारतीय कानून के हिसाब से कोई भी महिला 50 साल की उम्र के बाद IVF नहीं करवा सकती और पुरुष के लिए ये उम्र सीमा 55 साल है। अब ये लिमिट माँ और बच्चे दोनों की सेहत के बढ़ते जोखिमों को देखते हुए तय की गई है। चरण कौर जी 58 की थीं और बलकार सिंह जी 60 के, दोनों ही कानूनी सीमा से काफ़ी ऊपर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानून के मुताबिक उन्हें इंडिया में ये प्रोसीजर करवाने की इजाज़त ही नहीं मिलनी चाहिए थी। इसका नतीजा, परिवार को सरकारी जांच का सामना करना पड़ रहा है। बलकार सिंह जी ने खुद कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें तंग कर रहा है, बच्चे के डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, ये साबित करने के लिए कि बच्चा लीगल है। ये पूरा मामला हमें मजबूर करता है कि हम सिर्फ एक परिवार की खुशी से आगे देखें और IVF से जुड़े बड़े मुद्दों पर सोचें। इसमें शामिल रिस्क क्या है और वो कौन सी नैतिक सीमाएं हैं जिन्हें ये टेक्नोलॉजी धुंधला कर रही है।
मेडिकल रिसर्च साफ साफ दिखाती है कि जो बच्चे आईवीएफ से पैदा होते हैं उनमें जन्म से होने वाले डिफेक्ट्स का खतरा नेचुरली पैदा हुए बच्चों के मुकाबले 30 से 40% ज्यादा होता है। और ये रिस्क सिर्फ जन्म तक ही नहीं रहता। कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि इन बच्चों को आगे चलकर भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे इनफर्टिलिटी या दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा हो सकता है। कभी कभी तो जिन जेनेटिक वजहों से पेरेंट्स को ये दिक्कत होती है वही आगे जाके बच्चों में दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती हैं। ये एक बहुत ही अजीब और फ्यूचरिस्टिक सवाल खड़ा करता है। अगर टेक्नोलॉजी रिस्क बढ़ा सकती है तो क्या वो उसे खत्म भी कर सकती है? जरा सोचिए, अगर साइंस इतनी आगे बढ़ जाए कि हम जन्म से पहले ही जेनेटिक बीमारियों को खत्म कर सकें और शायद अपनी पसंद के गुण भी जोड़ सकें। इसी को कहते हैं डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट। मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे की आंखों का रंग, उसका आईक्यू या यहाँ तक कि उसकी एथलेटिक एबिलिटी भी चुन सकें। ये एक ऐसी नैतिक बहस है जो इंसान होने का मतलब क्या है, इस पर गहरे सवाल खड़े करती है। लेकिन चलिए भविष्य के नैतिक सवालों से वापस आते हैं आज के इस केस पर और उस सवाल पर जो सिद्धू मूसेवाला के परिवार के सामने खड़ा है। तो अभी सिचुएशन क्या है? हम दो अलग अलग सच्चाइयों के बीच में खड़े हैं। एक तरफ एक परिवार की बेपनाह खुशी है और दूसरी तरफ कानून की ठंडी सख्त इबारत है जो इस बच्चे के अवैध होने पर सवाल उठा रही है। अब इस मामले का आखिरी फैसला अदालतों को करना है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब एक बच्चा इस दुनिया में आ चुका है लेकिन उसका जन्म कानून का उल्लंघन करके हुआ है तो उस बच्चे के भविष्य का क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अदालतों के पास भी नहीं है और ये हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि कानून, नैतिकता और इंसानी जिंदगी के बीच का रिश्ता आखिर है क्या।